हमारी संख्या पद्धति की सीरीज़ में पहले कक्षा में हम लेक्चर नंबर 3 में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो हम देखेंगे अगला है कि टॉपिक हमारा थर्ड है, और टॉपिक थर्ड में दूसरा जो हमारा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांकों के बारे में हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस स्तर पर हमारे प्रश्न बनते हैं, किस स्तर पर एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक इनको हम किससे, या तो हम आई से प्रेजेंट करते हैं या हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूर्णांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखना या तो आई से या जेड से। पूर्णांक आपके क्या रहेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक। तो 0 के साथ पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 साथ नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, 5 जो हमारे इस तरफ दाहिने तरफ हमारे धनात्मक संख्याएं रहेंगी और बाएं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पूर्णांक को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला रहेगा हमारा धनात्मक पूर्णांक या I+, धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। दूसरा रहेगा हमारा शून्य पूर्णांक I0, शून्य पूर्णांक आपका 0। आपको ध्यान रखना है शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तीसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक I नेगेटिव। -1, -2, -3 से लेकर ये इन्फिनिटी तक आपके जाएंगे। और इसके बाद 2 प्रकार और होते हैं आपके पूर्णांकों के, लेकिन आपसे कहीं पूछा जाए पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के हैं, तो आपको यही 3 बताना है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 2 अन्य पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक और धनेत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जो ऋणात्मक संख्या है उनसे हटके जो सब बाकी संख्या है उनको हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैश 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 से लेकर इन्फिनिटी तक। धनेत्तर पूर्णांक हैं जो हमारे धनात्मक संख्या है उनको छोड़ के बाकी सब हमारे ऋणोत्तर पूर्णांक, -1, -2, -3 से लेकर तक। अगला जो हमको पॉइंट देखना है वो ये है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। कि शून्य ना तो आपको धनात्मक पूर्णांक में शामिल है और ना आपके ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल है। माना a व b 2 पूर्णांक हैं, तब यदि a बड़ा है b से तो -a छोटा होगा -b से। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए a बराबर 2, b बराबर 5 या सॉरी a बराबर 5, b बराबर -2। तो 5 ये प्लस का 2 बड़ा है 2 से, तब -5 छोटा होगा -2 से। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि ऐसा पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि अगर a बड़ा है b से तो -a छोटा होगा -b से। इसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला इसका पॉइंट है पूर्णांक का। प्रत्येक पूर्णांक
अपनी दाईं संख्या से छोटा हो व बाईं संख्या से बड़ा होता है। जैसे कि इस तरफ हमारी दाईं संख्या है, 0 के इस तरफ हमारी बाईं संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक अपनी दाईं संख्या से छोटा होता है। तो दाईं संख्या 2 के लिए कौन हो गई? 3। 3 से 2 आपका छोटा रहेगा। -3 के लिए दाईं संख्या कौन है? -2। तो -3 -2 से छोटा रहेगा। इस तरफ देखेंगे ये बाईं संख्या है, ये हमारी दाईं संख्या है। तो दाईं संख्या बाईं संख्या से बड़ी रहेगी, यानी 3 2 से बड़ा रहेगा। -2 -3 से बड़ा रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में हमारा होना चाहिए। प्रत्येक पूर्णांक अपनी से छोटा व बाईं संख्या से बड़ा होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद पूर्णांकों के नियम। चीज़ और देख लेते हैं। कि प्राकृत संख्याएं ये किसका भाग रहेंगी? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या ये किसका भाग रहेंगी? आपकी पूर्णांक का। पूर्णांक ये किसका भाग रहेंगे? आपकी परिमेय संख्याओं का। तो हमने देखा कि जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 किसके अंतर्गत समाहित है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5। जो पूर्ण संख्या है वो किसके अंतर्गत समाहित है? पूर्णांक। पूर्णांक ऋणात्मक भी, 0 भी और धनात्मक भी। जो पूर्णांक है वो किसके अंतर्गत समाहित है? हमारे परिमेय संख्याओं के अंदर। इसमें से कैसे भी अगर घूम कर आपको क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये बात ध्यान होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं या परिमेय संख्याओं का भाग है। इसका उत्तर है हाँ है। क्या परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याओं का भाग है? इसका उत्तर है आपका नहीं। अगला है पूर्णांक के नियम। पूर्णांक संख्याओं की कौन कौन संख्याएं लगेंगी वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला है हमारा संबरक नियम। दूसरा है हमारा साहचर्य नियम। तीसरा है हमारा क्रम विनिमय नियम। और चौथा है हमारा वितरण नियम। इसके बाद हम गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो संबरक नियम योग के सापेक्ष घटाना के सापेक्ष गुणा के सापेक्ष और भाग के सापेक्ष। पहले देखते हैं क्या पूर्णांक योग के सापेक्ष संबरक नियम को पालन करते हैं या नहीं। संबरक नियम होता क्या है ये हम देख लेते हैं। संबरक नियम अगर a बिलोंग्स टू i यानी a कोई पूर्ण अंक है वो पूर्णांकों के अंतर्गत आता है, b कोई दूसरा नंबर है जो भी पूर्णांकों के अंतर्गत आता है, तब a प्लस चलिए हम यहाँ देखते हैं कि a प्लस b जो होना चाहिए वह भी पूर्णांकों के अंतर्गत आना चाहिए। चलिए घटाव के लिए हम देख लेते हैं कि a माइनस b जो होना चाहिए वह भी पूर्णांकों के अंतर्गत आना चाहिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं
संबरक नियम कहता है कि अगर a हमारा पूर्ण संख्याओं में से आता है, b हमारा पूर्ण संख्याओं में से आता है, तो a प्लस b है, ये भी हमारा पूर्ण संख्याओं में से आना चाहिए। ऐसे ही घटाव के लिए संबरक नियम क्या कहता है कि a माइनस b है, जो भी हमारा पूर्ण संख्याओं में से आना चाहिए। गुणा के लिए क्या कहता है कि a इंटू b है, ये भी हमारा पूर्ण संख्याओं में से आना चाहिए। भाग के लिए क्या कहता है आपका कि a डिवाइडेड बाय b है, ये भी हमारा पूर्ण संख्याओं में से आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल माना a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, 2 + 3 कितना होता है आपका 5। क्या 5 हमारा पूर्ण संख्याओं में से आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो यानी ये नियम हमारा पूरी तरीके से फिट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं। चलिए घटाव के लिए हम देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, कितना होगा -1। क्या -1 हमारा पूर्ण संख्याओं में से आता है? जी बिल्कुल आता है। पूर्णांक हमारे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। चलिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3, कितना होता है -6। क्या -6 हमारा पूर्ण संख्याओं में से आता है? बिल्कुल आता है। चलिए ये नियम भी हमारा पूरी तरह से ये फॉलो करते हैं। पूर्णांक गुणन के सापेक्ष भी संबरक नियम का पालन करते हैं। चलिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है आपकी 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखते हैं हम। भाग देकर यहाँ 2 में 3 का 2 6 जा 18, 0.66 0.66। क्या ये हमारा पूर्णांकों से आता है? तो ये हमारा बिल्कुल नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक भाग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करते हैं। पूर्णांक योग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, घटाव के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, गुणन के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, लेकिन भाग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखते हैं साहचर्य नियम हमारा क्या होता है। अगला नियम है कि a हमारा पूर्णांकों से आ रहा है और b भी हमारा पूर्णांकों से आ रहा है। तो हम देखते हैं कि साहचर्य नियम हमारा क्या बोलता है। साहचर्य नियम का अर्थ है कि a प्लस b प्लस c बराबर होना चाहिए a प्लस b प्लस c के। चाहे हम इस तरीके से इनको पहले ऐड कर लें या इनको पहले ऐड कर लें, लेकिन ये भी हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं पहला घटाव के लिए हमारा क्या होगा, a माइनस b माइनस c, ये बराबर होना चाहिए a माइनस b माइनस c के। चाहे हम पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, ये हमारा बराबर होना चाहिए। गुणन के लिए क्या कहता है आपका, a इंटू बी इंटू सी, ये बराबर होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी। भाग के लिए a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये बराबर होना चाहिए a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल फिर हम वही लेकर चलते हैं। a की वैल्यू मान लो हम कितनी रखते हैं, 2 रखते हैं, और b की वैल्यू 3 रखते हैं, प्लस c की वैल्यू 4 रखते हैं, बराबर 2 + 3 + 4। सही बात है। अगर हम देखें 3 × 5 + 4 9 = 9, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं। चलिए ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं। a की वैल्यू हमारी 2, b की वैल्यू 3 - 4, हम हटा देते हैं, बराबर a की वैल्यू 2 - 3 - 4, 2 - 3 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा आपका -1 यानी, और ये हो जाएगा आपका +1। 2 में से 1 गए तो -1 - 4, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। 2 + 3 हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा -5। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक घटाव के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। अब गुणन में हम देखते हैं 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4,
तो आंसर 24, इस तरफ भी हो जाएगा आपका 24, ये सही है। तो यानी कि पूर्णांक गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं। चलिए बात करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 ये हमारा बराबर यहाँ बराबर 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 ये हमारा यहाँ पर नहीं है। तो हमने देखा दूसरी कैटेगरी में कि जो पूर्णांक हैं वो योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं, घटाव के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं, लेकिन भाग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम हमारा क्या कहता है कि ए हमारा पूर्णांकों से आ रहा है और बी भी हमारा पूर्णांकों से आ रहा है। तो क्रम विनिमय नियम हमारा क्या बोलेगा इसको हम देखेंगे, यानी a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, जो कि स्पष्ट है कि ये हमारे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही घटाव के लिए में अगर हम देखें तो 2 माइनस 3 बराबर होना चाहिए 3 माइनस 2 के, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए के, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी घटाव के सापेक्ष पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अगला हम देखते हैं गुणन। गुणन के सापेक्ष आपका होना चाहिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, 6 बराबर 6। हाँ, इनके सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं। भाग की हम देखते हैं a डिवाइडेड बाय b बराबर होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a, 2 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या यहाँ से ऐसा होता है आपका? ऐसा आपका संभव ही नहीं है। तो यानी भाग के सापेक्ष पूर्णांक नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वितरण नियम। वितरण नियम थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था कहीं ना कहीं वितरण नियम उसी रूप में हमारे पास होगा यहाँ पर। चलिए हम पहले तो मैं बता देता हूँ कि वितरण नियम पूर्णांक योग के सापेक्ष और ये घटाव के सापेक्ष पालन करते हैं, गुणन के सापेक्ष पालन नहीं करेंगे और भाग के सापेक्ष पालन नहीं करेंगे। यानी क्या है आपका वितरण नियम का, यानी a इंटू बी प्लस सी गुणन के साथ अगर b प्लस सी है तो ये बराबर होगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है। तो बात करते हैं a इंटू बी माइनस सी, ये बराबर होगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो पूर्णांक घटाव के साथ सापेक्ष वितरण नियम का पालन करते हैं। अगर गुणन की अगर हम बात करें तो a इंटू बी इंटू सी, ये a इंटू बी ए इंटू सी, लेकिन ऐसी कंडीशन हम जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय सी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय सी, ये कंडीशन भी हम जानते हैं संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक, थोड़ा एक पॉइंट पर हमको लिखना पड़ेगा, पूर्णांक गुणन के साथ ये हमको पॉइंट गुणन के साथ योग पर संबरक नियम का पालन करते हैं। यहाँ पर भी फिर हमको वही देखना है, पूर्णांक गुणन के साथ घटाव पर संबरक नियम का पालन करते हैं। तो हमने देखा कि पूर्णांक योग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, घटाव के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, गुणन के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं, भाग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करते हैं, गुणन योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं, घटाव के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं, गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं, भाग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं, योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, घटाव के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, भाग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। वितरण नियम गुणन के साथ योग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं।
गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष संवृत नियम का पालन करते हैं, गुणन के साथ भाग के सापेक्ष गुणन के सापेक्ष संवृत नियम का पालन नहीं करते, भाग के सापेक्ष संवृत वितरण नियम का पालन नहीं करते, को अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं 10th। योज तत्समक की उपस्थिति, योज प्रतिलोम की उपस्थिति। तो हमको देखना है कि पूर्णांकों का जो समूह है जिसमें शून्य भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, क्या उसमें योज तत्समक की उपस्थिति है? हाँ है। योज तत्समक हम जानते हैं, तत्समक क्या होता है आपका? एक, जो उपस्थित है। किसी भी के लिए योज तत्समक क्या होगा आपका? एक होगा। जो हम योज तत्समक क्या होगा आपका? शून्य होगा, जो हम जानते हैं। तत्समक उपस्थित है, हाँ है। क्या योज प्रतिलोम उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है। किसी भी नंबर के लिए जो माइनस नकारात्मक नंबर उसमें उपस्थित है। अगर 2 के लिए -2 है, 3 के लिए -3 है, 4 के लिए -4 है, 5 के लिए -5 है, ये नंबर भी उसमें उपस्थित है। या नकारात्मक -2 के लिए +2 है, -3 के लिए +3 है, -4 के लिए +4 है, तो योज प्रतिलोम की उपस्थिति भी है। गुणन तत्समक की उपस्थिति, गुणन प्रतिलोम की उपस्थिति। हम जानते हैं कि गुणन तत्समक क्या होता है? एक होता है। क्या एक हमारा पूर्णांकों के समुच्चय में है? हाँ है, बिल्कुल है। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? एक के लिए होता है, ये 1/1 जैसे कि 2 के लिए गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। क्या इसमें उपस्थित है इस समूह में? तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। कह सकते हैं ये पूर्णांकों के समुच्चय में योज तत्समक की उपस्थिति है, बिल्कुल है। योज प्रतिलोम की उपस्थिति है, बिल्कुल है। गुणन तत्समक की उपस्थिति है, बिल्कुल है। एक गुणन प्रतिलोम की उपस्थिति है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो अगली हमारी जो क्लास रहेगी वह प्राकृत संख्याओं पर रहेगी। अच्छा लगा हो आपको वीडियो, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।